फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम नेक्स्ट 25 MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 25 हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 26 to 50 MCQs पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट 25 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। The non-random sampling type that involves selecting a convenient sample from a population with a specific set of characteristics for your research study is called. Option C is correct option. Purposive sampling, इसको judgmental sampling, selective sampling and subjective sampling भी कहा जाता है, जिसमें रिसर्चर अपने ही नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सैम्पल को सिलेक्ट करता है। जो भी वो ग्रुप ले रहा होता है सैम्पल के तौर पे एज ए सैम्पल जो भी उसने लेना होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं कि जो भी जितने भी एक्सेप्शनल हाई स्कूल्स हैं उनमें आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अपने ही नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप उनमें से कुछ स्कूल्स जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन में से अपने सैम्पल को सिलेक्ट कर लिया जिसकी ख़ास करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये हमारे होते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। बाकी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होता है कि जो भी आपको उस टाइम मुयस्सर है, जो भी आपको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आप किसी मॉल में हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, जो भी आपको पर्सन मिल गया, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो भी उसी टाइम आपको मुयस्सर होता है। कोटा सैम्पलिंग को ये इक्विवेलेंट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें यह है कि आप इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से लेते हैं, तो उससे रेफरेंस लेके किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेके उससे रेफरेंस लेके किसी और पर्सन के पास जाते हैं एंड इसी तरह सो ऑन। तो ये हमारा होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये 4 टाइप्स जो दी गई हैं, कन्वीनियंस, कोटा, पर्पसिव एंड स्नोबॉल, ये चारों टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं ये। नेक्स्ट है 27 पे, ए वेरिएबल दैट इज़ प्रिज्यूम्ड टू काज ए चेंज इन एन अदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड। एक वेरिएबल है जिसको ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो एक वजह बनता है किसी और वेरिएबल में चेंजिंग की, तो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बताया गया है, लेकिन इसका आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हम चेंजिंग करते हैं, जो वजह बनता है किसी दूसरे वेरिएबल में वजह चेंजिंग की, उसमें हम इफ़ेक्ट को देखते हैं। 2 वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड। किसी भी एक्सपेरिमेंट पे ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, तब्दीली करता है उसमें अपनी ही मर्ज़ी से, और उसका इफ़ेक्ट देखना चाहता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो वो वाला वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 29, ए डैश इज़ अ सबसेट ऑफ अ डैश। डिफरेंट इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ए सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। सबसेट कहते हैं किसी बड़ी चीज़ में से छोटा हिस्सा ले लेना, वो हमारा होता है सबसेट। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है कि ए सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का जो सबसेट है वो सैम्पल है, कि मींस कि इसकी एग्जांपल ये होगी कि आपने 20 लोग लिए हैं, ठीक है, उसमें से आपने 10% लेग लिए हैं अपनी ही रिसर्च स्टडी के लिए, तो आपने क्या किया, 20 में से ज़्यादा में से 10 को आपने ले लिया, थोड़े से ले लिया, ठीक है, वो सबसेट, वो जो 10 होंगे वो 20 का सबसेट होगा। तो सैम्पल क्या होता है, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टेस्ट आइटम्स इन विच एग्जामिनीज द टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड। ऐसे टेस्ट आइटम जिसमें जो टेस्टर होता है वो क्या करता है, उसने सेलेक्ट करने होते हैं डिफरेंट ऑप्शन में से कोई एक, ठीक है, ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल चॉइस। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मैचिंग आइटम्स में हम 2 कॉलम यूज़ करके मैच करते हैं। ऑप्शन जो सी और डी है, ये जैसे ये डी पे है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, ये ऐसे टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स हैं जिनमें आपका लेवल चेक किया जाता है, आपकी कॉग्निशन चेक की जाती है, आप में कितने स्किल्स हैं, उसमें आपको कोई वो बाउंड नहीं किया जाता कि आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर एक्सटेंडेड होता है। जिसमें आपको बाउंड नहीं किया जाता वो एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स होते हैं, जिसमें आपको बाउंड किया जाता है वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम्स होते हैं, और ये सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है मल्टीपल चॉइस।
नेक्स्ट है 31, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल्स आर स्ट्रेस्ड इन। जब भी हाई लेवल स्किल्स की बात आती है, उसके एप्लीकेशन की बात आती है, तो हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स की बात करते हैं। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए पे है शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स हैं। एंड ऑप्शन डी पे है कंप्लीशन टाइप आइटम्स, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और सब्जेक्टिव में हमारे ऐसे आते हैं तो उसको एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड में उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक्सटेंडेड में क्या होता है कि आपको पाबंदी नहीं होती कि आपने कितना लिखना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जितना भी आपका नॉलेज है आपने सारा लिखना होता है। तो उसमें आपके हाई लेवल स्किल्स होते हैं, वो जो भी उसकी एप्लीकेशन है वो देखी जाती है, इंटीग्रेशन होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स। नेक्स्ट है 32, द कीवर्ड एग्जामिनी इज़ यूज्ड फॉर। इसको हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस कहते हैं कि तज्ज़िया करना, किसी होल चीज़ को, पूरी कंप्लीट चीज़ को हिस्सों में डिवाइड कर देना और उसके पूरे स्ट्रक्चर है उसका जानना कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, तो हमारा एनालिसिस में आता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है 33, द करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट्स एंड लर्न पीपल इज़ कॉल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रिकमेंडेड करिकुलम। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। 3 चीज़ें हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है, एम्स को फॉर्मल लेवल पे लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी ये फॉर्मल राइटिंग में होते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस ये है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मोर स्पेसिफिक होते हैं देन अ गोल। और जो गोल होता है, अगर इसकी एग्जांपल ये है कि हम चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें बच्चों के लिए, तो उसमें से हमने 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगा दी, तो हमने क्या किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है, ओवरऑल में से हम किसी ख़ास चीज़ को ले लेते हैं, ख़ास पोर्शन को ले लेते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एम नेशनल लेवल पे होते हैं। क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मींस कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों के एक लेसन पढ़ाए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा मकसद होगा कि जैसे ही मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने लेक्चर को डिलीवर कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद बच्चा ये काम कर सके, बच्चे को ये लर्निंग बच्चे की होनी चाहिए, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एम इज़। जो एम्स का प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म है। इसकी एग्जांपल ये भी होगी कि एक बच्चे का ड्रीम है कि मैं टीचर बनूं, ठीक है, उसके लिए वो मास्टर करेगा, डिफरेंट क्लासेस को क्लियर करेगा। तो ये जो उसने एम रखा है, उसका एक मिशन है, उसका एक ख्वाब है कि मैं टीचर बनूंगा, तो वो उसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन द क्लास ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीवेबल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीवेबल। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सोलो टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय। सोलो का जो एब्रीवेशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, ये प्रेजेंट की थी, डिस्क्राइब की थी बिग्स एंड कॉलिस ने। इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से बच्चे की लर्निंग जो है ना कम्प्लेक्स होती जाती है, इजी टू कम्प्लेक्स। इनका कंप्लीट नेम है केविन कॉलिस एंड जॉन बिग्स। 1982 में उन्होंने प्रेजेंट किया था, डिस्क्राइब की थी, और बुक का नेम था एवेल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। इसमें उन्होंने सोलो टेक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया था। सोलो टेक्सोनॉमी एक मॉडल है, एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें ये प्रेजेंट किया जाता है, ये बताया जाता है कि बच्चे की लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बिल्ड होती है फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। डिफरेंट टास्क या सब्जेक्ट को सीखते सीखते वो किस तरीके से जो है ना इजी टू डिफ़िकल्ट अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड करता है। सोलो टेक्सोनॉमी ये 1982 में दी गई थी। नेक्स्ट है SLO स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट है व्हाट डू वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन आप क्लास में गए हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया है, इंस्ट्रक्शन दी हैं, लेक्चर दिया है, उसके एंड में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे मकसद होता है कि जैसे ही हमारा लेसन कंप्लीट हो तो बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रॉडेस्ट इन नेचर। एम गोल ऑब्जेक्टिव्स का बताया गया है।
सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडेस्ट है नेशनल लेवल पे होते हैं हमारे एम्स होते हैं, गोल सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लासरूम लेवल पे होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ एनी प्रोग्राम और एक्टिविटी आर कॉल्ड। कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एक्टिविटी है, उसके जो आउटकम होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ए ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द अल्टीमेट एंड्स टुवर्ड्स विच द टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम्स इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड। एक ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करती है जो भी हमारे एंड्स होंगे, अल्टीमेट जो हमारा एंड होगा पूरे टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम का, वो हमारा होता है गोल। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। बी पे है प्लान। प्लान में ये होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमने कोई फंक्शन कराना है स्कूल में, तो हम कहेंगे कि इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, बजट इतना लगेगा, ये अरेंजमेंट की जाएंगी, तो हम प्लानिंग करते हैं, प्लान होगा। तो यहाँ पे एक ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट का पूछा गया है जो रिफ्लेक्ट करती है अल्टीमेट एंड्स को, हतमी जो नताइज होते हैं उनकी बात की गई है, तो हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए गोल। नेक्स्ट है डैश रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट और लेवल ऑफ स्कूल प्रोग्राम सच एज एलिमेंट्री, मिडिल लेवल और हाई स्कूल। ऑप्शन सी करेक्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एक कोई कंपनी है तो उसका जो मेन आइडिया होगा वो जनरल ऑब्जेक्टिव में होगा। इसके साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमारी स्टेजेस होती हैं कि इस स्टेज पे ये काम किया जाएगा। तो जनरल ऑब्जेक्टिव मेन आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना, ख़ास जो उसके स्टेजेस हैं, डिटेल में जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है उसका बताते हैं। तो जो जनरल हैं ऑब्जेक्टिव्स वो वाइडर होते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मोर डिटेल्ड होते हैं। इसमें स्टेजेस होती हैं कि सीक्वेंस में कौन कौन सी स्टेजेस कैसे कैसे एग्जीक्यूशन की जाएगी तो अपने गोल को अचीव किया जाएगा, जब कोई वर्क परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेज वेयर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंडिंग टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द मटेरियल मेंटली इज़ कॉल्ड। ऐसी स्टेज जिस पे बच्चे जो है ना उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ऑर्गेनाइज भी करें और अरेंज भी करें मटेरियल को मेंटली, तो वो कहलाती है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्यों यहाँ पे हमने चूज़ किया है? कंप्रीहेंशन में किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी आप जो वजाहत देते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कोई लॉ हो गया, न्यूटन का कानून है, आपने उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख के उसके बाद जो आप उसके जो समझ से जो भी आपको समझ आई है, ठीक है, वो हमारी कंप्रीहेंशन में आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जहाँ भी आएगी हम कंप्रीहेंशन को ही चूज़ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग से अपनी समझ से ऑर्गेनाइज भी करना है, अरेंज भी करना है, तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन है। साथ ऊपर ए ऑप्शन है सिंथेसिस। सिंथेसिस में ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स, एनालिसिस में जो आपने पार्ट किए हैं उनको डिफरेंट वे में जोड़ के एक नई चीज़ बनाना, तो हमारा सिंथेसिस होता है। एवेल्यूएशन में हम एवेल्यूएट करते हैं कि जो हम अचीव करना चाह रहे थे हमने अचीव किया है या नहीं किया, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है और कितने % कंप्लीट हुआ है। एप्लीकेशन में आप अपना नॉलेज यूज़ करके उसको दूसरी सिचुएशन में आप यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट है द सोलो टेक्सोनॉमी इज़ यूज टू प्रिपेयर द। सोलो टेक्सोनॉमी को यूज़ किया जाता है टेस्ट को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है टीचर मेड टेस्ट कवर ए। जो टीचर मेड टेस्ट और टीचर्स के बनाए हुए टेस्ट होते हैं वो कवर करते हैं नैरो कंटेंट एरिया को। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। टीचर मेड टेस्ट क्लास लेवल पर भी होते हैं, जैसे एक टीचर चैप्टर कंप्लीट कर लेता है तो वो टेस्ट लेता है, खुद ही टेस्ट बनाता है, तो टीचर मेड टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, वो सिर्फ एक चैप्टर को कवर करेगा, तो वो क्या होते हैं बेसिकली टीचर मेड टेस्ट क्या करते हैं, नैरो कंटेंट एरिया को कवर करते हैं। नेक्स्ट है 47 पे असेसमेंट टूल्स दैट टीचर्स यूज़ टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आर कॉल्ड। वो वाले असेसमेंट जायज़ा लेने के वो हम टूल यूज़ कर रहे हैं जो टीचर यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कि प्रोग्रेस ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें क्या क्या चेंजिंग या उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए कि बच्चे की प्रोग्रेस जो है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस वो ज़्यादा इन्हेंस हो। तो उसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट टूल्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स, फॉर्मेटिव हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास हम यूज़ करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसको कितना सीखना चाहिए, उसको बेटर करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है असेसमेंट टूल्स दैट टीचर यूज़ टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युलेटिव लर्निंग आर कॉल्ड। कम्युलेटिव का मतलब होता है मजमूई, लर्निंग मतलब ओवरऑल जो बच्चे ने सीख लिया, जो लर्न कर लिया, उसका जो स्टेटस मीन्स कि वो किस स्टेटस पे है, अच्छा लर्न किया, थोड़ा कम लर्न किया। तो उसके लिए जो भी असेसमेंट टूल हम यूज़ करते हैं, जब हम ओवरऑल की बात करते हैं, कम्युलेटिव लर्निंग की बात करते हैं, तो मजमूई लर्निंग हम ईयर के एंड में चेक करते हैं कि बच्चे ने ओवरऑल कितना लर्न कर लिया। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं समेटिव असेसमेंट टूल्स। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। समेटिव को एट द एंड हम यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टेस्ट डिवेलप्ड बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर टर्म्ड एज। ऐसे टेस्ट जो डेवलप होते हैं किसी भी टीम से, टीम में कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो हमारे टेस्ट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये टेस्ट डिफरेंट होते हैं टीचर मेड टेस्ट से, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में वैलिडिटी देखी जाती है, रिलायबिलिटी देखी जाती है, डिफरेंट चीज़ें उनको देखी जाती हैं कि टेस्ट में क्या क्या है, किस तरीके से एरिया को कवर किया गया है। तो वो जो एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं टेस्ट को, वो हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 50 पे, ए स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैज़ डेफिनेट यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग। कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसमें? ए फिक्स्ड सेट ऑफ आइटम्स, स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट, नॉर्म्स बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये सारे आएंगे, उसमें आइटम्स भी फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी होती हैं, टेस्ट की स्कोरिंग भी होती है, ये सारा कुछ होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। आज के लेक्चर में हमने 25 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो, किसी MCQs की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।